तो बच्चों आज हमारा टॉपिक है टॉर्क। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं टॉर्क टॉपिक में। आज टॉर्क भी कंप्लीट करेंगे, साथ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और तुम्हारे एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे नीट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सब जगह आता है टॉर्क। इस चैप्टर से सबसे पहले तो क्या आता है, सेंटर ऑफ मास, एंड सेंटर ऑफ मास के बाद सेकंड टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क होता क्या है, बस इसको समझना है। मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क क्या है? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द टॉर्क। इसका क्या मतलब हुआ टर्निंग इफेक्ट? इसका मतलब हुआ जब आप किसी पर फोर्स लगाओ और वो घूम जाए। जैसे ये पेंसिल रखी है, ठीक है, अब मैं इस पर फोर्स ऐसे लगाता हूँ, मूव नहीं हो रही ना, घूम रही है, सिर्फ मूव हो रही है, घूम तो नहीं रही ना, रोटेशन तो नहीं आया ना, देखो। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से इस साइड से मोशन लगाऊं तो देखो ये घूम गई ना, है ना, मूव हो गई ना। ठीक है, अगर ये इसका एक एक्सेस एक तरफ जुड़ा हो, मान लो ये एक्सेस जुड़ा हुआ है, इसका चुपका हो, जैसे तुम्हारा दरवाजा होता है, एक तरफ हैंडल लगा होता है, उस पर हैंडल पे आप फोर्स लगाते हो और तुम्हारा दरवाजा खुल जाता है, रोटेट हो रहा है ना, यही टॉर्क है। जब भी फोर्स लगाने से कहीं पर टर्निंग इफेक्ट आता है, घूमता है कोई चीज़, तो वो टॉर्क कहलाता है। बस समझ में आ गया, इतना सा बात है। अब देखो, अगर मैं पेयर ऑफ फोर्स लगाऊं इसके ऊपर, जब दो फोर्सेस अलग अलग एंड से लगते हैं ना, उन्हें हम कपल बोलते हैं, है ना। और अगर इक्वल और अपोजिट लग जाए तो देखो बिल्कुल कैंसिल आउट कैसे होगा, ये देखो ना। अगर ऐसे लगता, एक इधर से दो फोर्स ऐसे लगते तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई मोशन नहीं होता। लेकिन अभी कैसा लग रहा है, एक फोर्स देखो, एक ऊपर से और एक नीचे की तरफ से, देखो क्या हो रहा है बताओ, रोटेशन हो रहा है। यस। ठीक है, तो जब कोई पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट इस तरह के फोर्स लगते हैं इस एंगल में, तो ये कभी भी लीनियर मोमेंटम कोज नहीं करते, मतलब लीनियर नहीं चलेगी ये, सीधी ऐसे नहीं, रोटेशन मोशन कोज करते हैं। तो टॉर्क समझ में आ गया कैसे होता है। चलो, अब टॉर्क को निकालोगे कैसे? टॉर्क को अगर कोई फाइंड आउट करे, मतलब जो ये टर्निंग इफेक्ट जरूरी है, या तो दोनों तरफ से फोर्स लग रहा हो, नहीं तो एक एक्सिस होना तो जरूरी है। हाँ, तो ये रोटेशन मोशन ही तो है। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। जब टर्निंग इफेक्ट आएगा तो ही टॉर्क होगा, और टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा तो वो ओनली फोर्स होगा, है ना। अगर मैंने इस पेंसिल को ऐसे घुमा दिया, ऐसे आगे पीछे ले गया इधर, ये टॉर्क थोड़ी ना है, ये नॉर्मल मोशन है, दैट इज इट। चलो अब नीचे चलते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जितनी भी ताकत से आप फोर्स लगा रहे हो। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का क्या मतलब है? फोर्स की पावर, जितना भी आप फोर्स लगा रहे हो, है ना, और इनटू एक्सटर्नली फोर्स होता है बेटा, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, एक्सिस से कितना दूर है। अब तुम बोलोगे इसका क्या फर्क पड़ता है? देखो बहुत फर्क पड़ता है। मान लो ये एक एक्सिस पे जुड़ा हुआ है पेंसिल, ठीक। अब मैं इस पेंसिल पे अगर यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो इसको मूव करना आसान है, बहुत आसानी से मूव करना, ठीक है। लेकिन अगर इस पेंसिल को मुझे मूव करना है और मैं यहाँ से फोर्स लगाऊं तो इतना इजी नहीं है, एज कम्पेयर इतना इजी नहीं है। अब मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है और टॉर्क इतना आ नहीं रहा। बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम्हारे घर का दरवाज़ा है, उसका हैंडल बिल्कुल एंड में लगा होता है ना। अगर उसका दरवाज़ा मैं बिल्कुल उसके कब्जों के पास लगा दूँ, जहाँ पर वो दीवार से जुड़ा हुआ है, चौखट से जुड़ा है, तो वहाँ से अगर आप अपने दरवाजे को खींचोगे या बंद करने की कोशिश करोगे तो तुमको डबल से भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और इतनी तेज़ी से ना तो दरवाज़ा तुम बंद कर पाओगे और ना ही इतनी तेज़ी से खोल पाओगे। और तुम देखोगे अगर तुमने इस एंड से बिल्कुल पास से हैंडल लगा कर गेट को खींचा या बंद किया तो एंगुलर मोमेंटम भी उतना ज़्यादा नहीं बनेगा। बस समझ में आ गई। तो इसका क्या मतलब है? जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी एक्सिस से, ये एक्सिस है ना, तो इस एक्सिस से जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा टॉर्क होगा, ज़्यादा ही रोटेशन होगा ना। और जितना कम ये होगा, डिस्टेंस होगा, हाँ, उतना कम फोर्स लगेगा, हाँ, उतना कम टॉर्क। बस नहीं, फोर्स ज़्यादा लगेगा, नहीं सॉरी, फोर्स हाँ नजदीक में फोर्स। अगर मैं यहाँ इसका डिस्टेंस यहाँ पर ले गया, परपेंडिकुलर फोर्स, अगर परपेंडिकुलर के जो डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स तो बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा बेटा टॉर्क लगाने के लिए। और अगर मैंने यहाँ पर है, यहाँ पे इतनी दूर है, तो कम फोर्स में भी मोमेंटम हो जाएगा। अच्छा क्या होगा अगर मैं यहाँ भी ज़्यादा फोर्स लगाऊं दूँ तो फिर बहुत तेज़ टॉर्क होगा, बहुत तेज़ एंगुलर मोमेंटम होगी, बहुत तेज़ घूमेगा वो। कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो टॉर्क दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो एक्सिस से दूरी और एक फोर्स की ताकत।
तो इसको टॉर्क का बेटा ये टाउ, ये इसका क्या होता है, सिंबल है। और ये क्या है, फोर्स इनटू द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब जो हमने कपल पढ़ा था ऊपर कि दो फोर्सेस अगर लग रहे हो, उस केस के अंदर कैसे निकालोगे, अगर दो फोर्सेस लग रहे हो तो एक्सिस वाली बात ही ना हो तो कैसे करोगे, तो कोई तो सुन तो लो, फिर उसके अंदर ये डिस्टेंस वाली बात ही नहीं आएगी ना, आर आएगा ही नहीं इसके अंदर। इसके अंदर आएगा सीधा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स। अब दो फोर्सेस के बीच का डिफरेंस, जैसे मान लो एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, इन दोनों फोर्सेस के बीच में क्या डिस्टेंस है ये, और कोई भी इन दोनों में से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड जो ज्यादा हो, बराबर हो तो भी कोई भी एक रख लो, ज्यादा हो तो ज्यादा वाला रख लो, बस ऐसा होगा। ये दोनों केसेस समझ में आ गए। टॉर्क में बच्चे और कुछ भी नहीं है, ठीक है, टॉर्क समझ में आ जाना चाहिए। अगर तुम्हारे समझ में आ गया तो तुम उसके न्यूमेरिकल भी कर सकते हो, अगर तुम्हारे समझ में आ गया तो उसका फॉर्मूला रटने की जरूरत तो नहीं है। अब ये तो याद हो गया। अगर तुमको ये छोटी सी बस पेंसिल, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इस पेंसिल को ऐसे रखना है, एक्सिस बना लेना, सारी चीजें खुद याद आ जाएंगी, सब कुछ याद आ जाएगा। आसान है ना। चलो अब ड्राइव करके देखते हैं द एक्सप्रेशन फॉर द वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। टॉर्क की वेक्टर फॉर्म का एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे। जिसने वेक्टर पढ़ रखे हैं पहले, अगर हमारे लेक्चर्स दे रखे हैं ना, ठीक है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, वैसे बहुत ईजी है, मैं बताता हूँ। देखो मान लो ये एक्सिस है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये रहा मेरा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लो पेन है, जुड़ा हुआ है, इस पर फोर्स लगेगा तो घूमेगा ये ऐसे ऐसे, ठीक है। देखो दो फॉर्म है, ये तो इसकी देखो एक्सिस से दूरी हो गई, एक्सिस से दूरी हो गई, दो वेक्टर फॉर्म कटेंगे, कैसी, एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा, ऐसे होते हैं। फोर्स को दो तरह से बांटा जाता है, फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बस अब से टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा हाँ, फोर्स यहाँ पर कौन सा लेंगे, अपर साइड साइन थीटा वाला। अब साइन थीटा ले लिया इंटू आर, आर इज द डिस्टेंस, बस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा या एफ आर साइन थीटा, जो तुम्हारे को लिखना है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जहां भी साइन थीटा होता है तो क्या आता है, क्रॉस, और यहाँ पर कॉस होता है तो क्या आता है, डॉट, याद है। हाँ, आप यहाँ पे क्रॉस क्यों आया, क्योंकि हमने साइन का कंपोनेंट लिया तो क्या आया, क्रॉस, और अगर कॉस लेते तो क्या था, डॉट, बात खत्म। अच्छा, अगर डायरेक्शन ऑफ टॉर्क निकालनी है, कोई पूछे डायरेक्शन बताओ टॉर्क की, किस तरफ ये रोटेशन होगा फोर्स का, तो राइट हैंड थंब रूल लगता है। व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल, हम अपना पाम कर देते हैं, पाम कर, मैं बता रहा हूँ, ये वो वाला नहीं है 10th वाला, वो है तो राइट हैंड थंब रूल, वो ऐसे था, वो ऐसे था, ये ऐसा नहीं। हाँ हाँ, ये हमारा पाम होता है बेटा फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरह से पता चलता है, फोर्स की डायरेक्शन में पाम होता है, फिर ऊपर अंगूठा होता है, वो बताता है टॉर्क किस तरफ को मूव करेगा। बस निकालने को तो मुश्किल आता है, बस तुमसे कोई पूछ ले कि कैसे निकालोगे टॉर्क का डायरेक्शन, तो बोलोगे राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलोगे, हाँ, अरे बेटा ये है तो 3D चीज ही ना, एक्चुअली पेपर में थोड़ी ना हो रहा है टॉर्क। अब तुम अपने दरवाजे का टॉर्क बनाओ, निकालने की कोशिश करो उसे, अगर दरवाजा मान लो तुम्हारा दरवाजा है, यहाँ पे मैं दरवाजा काटूं और इसको फोर्स लगा के इधर उधर करूं, तो ये 3D में ऊपर की तरफ तो खुल जाएगा, दरवाजा अंदर, यहाँ पेज पे कहाँ करूंगा मैं, कहाँ घुमाऊंगा उसे, ऊपर की तरफ ही घूमेगा वो, तो 3D हो गया ना, तो टॉर्क की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आई नहीं आई, आ गई ना। चलो चलो, तो बच्चा अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो है टॉर्क के बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट है, इस चैप्टर का तीसरा और टॉर्क के बाद दूसरा काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंगुलर मोमेंटम सुनते ही बच्चों के पसीने छूटने लगते हैं, उन्हें लगता है जैसे टॉर्क, और ये एंगुलर मोमेंटम, भाई क्या शब्द है, क्या चीज़ है ये, इतना आसान है बेटा, बहुत आसान है। देखो मोमेंटम तो तुम पढ़ के आए हुए हैं, मोमेंटम का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ लीनियरली मूव कर रही होती है, हाँ, जिसमें मास हो m/v और किसी वेलोसिटी से कोई मूव कर रहा है, वो उसका मोमेंटम है। जैसे बोलते नहीं यार, मैं पेपर लिख रहा हूँ, बिल्कुल एकदम बढ़िया मेरा पैटर्न बना हुआ है, एकदम मेरा फ्लो बन रहा है, तो जो फ्लो जो है ना तुम्हारा पर्टिकुलर स्पीड जो है, वही मोमेंटम है। जब कोई चीज़ मूव कर रही है और फ्लोलेसली मूव करती हुई जा रही है, उसमें मास है, वेलोसिटी है, दैट्स मोमेंटम, दैट इज इट। अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या है, अरे भाई जिस तरीके से लीनियर मोमेंटम तुमने पढ़ा था कि लीनियरली कोई मूव कर रहा था आगे या पीछे या ऊपर या नीचे, उसी तरीके से अभी टॉर्क पढ़ा तो क्या था, रोटेशन। इसी तरीके से अगर कहीं रोटेशन हो रहा है तो उस रोटेशन के अंदर कोई पार्टिकल जब घूम रहा है, कोई पार्टिकल जब
घूम रहा है तो वो मोमेंटम तो कर ही रहा है, लेकिन अब वो मोमेंटम लीनियर नहीं है, अब वो सर्कुलर मोमेंटम है। रोटेशन कर रहा है। हाँ, अब देखो वेलोसिटी भी है उसमें, मास भी है उसमें, लेकिन अब वो लीनियरली नहीं जा रहा, ना नीचे ना ऊपर ना आगे ना पीछे। अब वो क्या कर रहा है, कहीं पर एक जगह पर मूव कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। जैसे मान लो आपने एक पत्थर बांधा, एक ले ली रस्सी उसमें और उसको घुमाया, तो आपका हाथ हो गया एक्सिस। अब वो जो घूम रहा है ना, वो जो रोटेशन कर रहा है उसमें मास भी वेलोसिटी है, वो कैसा एंगुलरली घूम रहा है। तो वो नॉर्मल मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम और रोटेशन मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम। बात खत्म। कोई दिक्कत है क्या? आसान है। फोर्स लगेगा तो रोटेशन। बताओ कितना आसान है, बताओ। इजी है ना। अब बच्चे इस चीज़ को इसलिए डरते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते। अब वो समझ नहीं पाते, इसका ये मतलब नहीं कि बच्चे बस समझदार नहीं है, इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं उन बच्चों को ठीक से पता है नहीं जाती बात। बड़े बड़े फैंसी टर्म बताकर सीधा एग्जाम्पल और सीधा फॉर्मूला बताते हैं। टीचर को लगता है कि बच्चों को लगता है हाउ इंटेलिजेंट टीचर इज एंड हाउ डिफिकल्ट द फिजिक्स इज, जबकि ये सारी बातें झूठ हैं। नॉर्मल सी चीज़ है, बात समझ में आ गई होगी। आगे लीनियर एंगुलर मोमेंटम को हम एल से, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। जैसे कि हम लीनियर मोमेंटम को पी से डिनोट करते थे, अगर याद हो तो। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो, अब L इज इक्वल्स टू R इंटू पी होता है, दैट इज Z। अब तुम बोलोगे भैया ये P क्या है, R क्या है, तो P तो मैंने बताया लीनियर मोमेंटम होता है। तो जब वो लीनियर मोमेंटम, नॉर्मल मोमेंटम किसी एक्सिस के अराउंड घूमना चालू कर दे, और हाँ आपको पता है R कौन सी डिस्टेंस होती है, किसी भी एक्सिस के अलाउंग डिस्टेंस को हम R ले लेते हैं। बस ये R बीच में आकर इसको घुमाना चालू कर देता है। समझ में आ गया? आगे एक बात बताओ, अगर मैंने लंगड़ बांधा हुआ है एक हाथ से और घुमा रहा हूँ इसे, और एकदम से रस्सी में छोड़ दूँ, अगर मैं घुमाते घुमाते लंगड़ में या उस पत्थर को जो मैं रस्सी से घुमा रहा हूँ एकदम से पत्थर को छोड़ दूँ, मतलब वो जो डिस्टेंस है उस पत्थर की और मेरे बीच, उस एक्सिस के बीच में, वो एकदम से खत्म कर दूँ, तो वो गोल घूमेगा या कहीं और जाकर गिरेगा सामने, किसी और दिशा में। जिस भी दिशा में आप छोड़ दोगे उसी दिशा में जाके गिर पड़ेगा ना। वो गोल तो नहीं घूमेगा ना गोल घूमता हुआ भी नहीं जाएगा, सीधा जाएगा ना। उसका रोटेशन तुरंत खत्म हो जाएगा, तुरंत वो लीनियर मोमेंटम में चला जाएगा एंगुलर से। समझ गए? तो ये जो R जो है ना, ये जो एक्सिस से डोरी बंधी हुई है, सिर्फ यही उसका रोटेशन करने के लिए कारण है और कोई भी नहीं है। तो बेटा इसका एक्सप्रेशन कैसे होगा, L इक्वल्स टू R इंटू पी या R क्रॉस पी। ठीक है, अब इसका अगर हम एक्सप्रेशन निकालें तो वही कोई नॉर्मल सी बात है, एक्सिस के अलांग उसका डिफरेंस है, साइन और कॉस में इसको काट देंगे। मोमेंटम तो है ही ना बेटा, मास भी है वेलोसिटी भी है, और बस उस मास और वेलोसिटी को जो वो मूव कर रहा था हमने उसको रोटेट करवा दिया। कैसे रोटेट करवा दिया, उस पत्थर को पकड़ के रस्सी हमने अपने एक एक्सिस पे पकड़ लिया। जैसे मैंने बोला, अगर मैं इस रस्सी को छोड़ दूंगा तो वो दोबारा से लीनियर मोमेंटम करने लगेगा ना। जिस भी एंगल में मैं छोड़ दूंगा ऐसे घुमा के टिश, उसी एंगल उसी दिशा में जाके पड़ेगा वो पत्थर। क्यों? गोल क्यों नहीं घूमा वो, मेरी उंगली के अगेंस्ट क्यों नहीं घूमता रहा वो मेरे छोड़ने के बाद भी? क्योंकि सिर्फ ये रस्सी जो थी ना, ये जो जुड़ा हुआ था, जो R जो डिस्टेंस था उस पत्थर से, सिर्फ यही उसको रोटेशन मोशन करवा रहा था। वो सॉरी एंगुलर, हाँ रोटेशन कह लो या एंगुलर मोमेंटम करवा रहा था। जैसे ही मैंने छोड़ा, वो लीनियर मोमेंटम में पहुंच गया, वापस अपनी दिशा में आ गया। बात समझ में आ गई? चलो, अब एक्सप्रेशन निकालने के लिए सेम वही पिछली वाली चीज़ें यूज़ की हैं, कोई बड़ी बात नहीं है बस। तो मेरा क्या निकल गया, L R क्रॉस P। कॉस थीटा होता तो डॉट आता। ठीक है बेटा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, खैर ये नीट से रिलेटेड भी है, इसका जो कंक्लूजन है वो नीट से रिलेटेड है, लेकिन जो ये डेरिवेशन है ये आपकी 11th क्लास में आ जाती है, आपके एग्जाम में आ जाती है। तो 11th वाले बच्चों के लिए डेरिवेशन देखना बहुत ज़रूरी है। नीट वाले बच्चों के लिए इसकी डेरिवेशन का जो फाइनलाइज आंसर है वो पता होना ज़रूरी है। जैसे कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में कोई समानता होती है क्या? रिलेशन होता है रिलेशन। क्यों? जब किसी एक्सिस के अलाउंग कोई रोटेशन करता है तो उसे हम टॉर्क बोलते हैं, और हम जब एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो भी कोई किसी एक्सिस के अलाउंग मूव ही तो कर रहा है, दोनों में रोटेशन हो रही है। ठीक है, एक के अंदर क्या हो रहा है, पूरा कंप्लीट, और एक में अधूरा हो रहा हो जाए, जैसे पेंडुलम घूम रहा है, दरवाजा खुल रहा है, ये सारी चीजें। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, क्या होती है, समानता होती है, रिलेशन होता है। उस रिलेशन को डेराइव करना है हमें। क्या करना है? डेराइव करना। तो उसकी डेरिवेशन को बहुत ध्यान से देखो, बहुत आसान। देखो, जिसने डिफरेंशिएशन सीख रखी है उसके लिए डेरिवेशन कुछ भी नहीं है। जिसने डेरिवेशन नहीं सीख रखी वो मेरा वीडियो देख ले, डेरिवेशन SVP इंस्टीट्यूट डाले, डेरिवेशन को हमने
कितनी देर में खत्म कर रखा है? आधे घंटे का भी वीडियो नहीं है, डिफरेंशिएशन, हाँ आधे घंटे का भी मुश्किल वीडियो है उसको। हाँ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों खत्म है, जितना आपकी फिजिक्स के लिए जरूरी है, एक बार देख लो काम खत्म। चलो लास्ट हमने डेरिवेशन क्या निकाला था एंगुलर मोमेंटम का? एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू r into p, p is the linear momentum and r is the distance from the axis and the object or the mass। ठीक है, कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएशन कर दो बोथ साइड। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल्टा l बाई टी, टी से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब ये देखो d r into p, चलो या r क्रॉस p बोलेंगे। अब रूल क्या कहता है? वैसे जिसको डिफरेंशिएशन आती है वो तो पता ही है, मैं बाकी में बताता हुआ चलता हूँ, एक बार देख लेना। जब बेटा इस तरह से होता है तो पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, या पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले को करते हैं, फिर दूसरे वाले को छोड़ के पहले वाले को करते हैं, ऐसा होता है, वो आपकी मर्जी को। तो पहले वाले को छोड़ा, दूसरे वाले को पी को कर दिया, पहले वाले को करा, अब दूसरे वाले को छोड़ दिया, ये होता है रूल। ठीक है भाई, अगला चलो। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है पी इक्वल्स टू एम इंटू वी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना एम इंटू वी, तो मैंने इसको लिख दिया पी को एम इंटू वी प्लस डी आर बाय क्रॉस पी अपॉन में। फिर से नेक्स्ट स्टेप गए, अब ये क्या हुआ मेरा डी वी बाई डी टी, डी एम डी वी बाई डी टी, अब डी आर, अब इसको मैं क्या लिख दूँ मोमेंटम, ये भी एम वाई भी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अब मैं इसको और नीचे ले जाऊँ, अब जब डेरिवेशन करते हैं दो का इसका, तो इसमें से एक कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फिर अगले का डिफरेंशिएशन होता है, ये रूल है, ये नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर ऐसा का ऐसा ही रहा। अब ये हो गया v बाय डी टी, मतलब वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वो क्या होती है एक्सेलरेशन। तो क्या हो गया मेरा r इंटू एम इंटू एक्सेलरेशन a प्लस बोलो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, r क्या है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, क्या होती है वेलोसिटी, और ये m इंटू वी। अच्छा अब क्रॉस प्रोडक्ट अगर सेम हो, जैसे वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी सेम, तो जीरो होता है, क्या होता है जीरो, ये रूल है। तो v इंटू वी जीरो हो गया, तो ये हो गया जीरो। ये क्या बचा मेरे पास मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या होता है बोलो फोर्स, तो हो गया r क्रॉस फोर्स। ठीक है, और फोर्स इंटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस होता है टॉर्क। बात समझ में आ गई? यही था। चलो तो मेरा क्या निकल के आया कि डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू टॉर्क, और डी एल बाई डी टी का क्या मतलब है? एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज होगा वो ऑलवेज टॉर्क के बराबर होगा। ये है एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क के बीच का ये नीट वाले बच्चों को याद होना चाहिए, ये रेडिएशन फाइनल याद होना चाहिए, 11th वाले को भी याद होना चाहिए, पर उनको ड्राइव करने के लिए आता है। तो ड्राइव क्या करना है, डिफरेंशिएशन करनी है बस एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल्स टू द टॉर्क। बात समझ में आई? एंगुलर मोमेंटम में चेंज होगा तो टॉर्क के बराबर होगा वो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, अब रोटेशन कर रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, अब ज़रा एक और चीज़ देखो, वैसे चैप्टर तो बहुत बड़ा है, अभी तो हम इसे कंप्लीट करेंगे, पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम करते हुए जा रहे हैं। अब अगली चीज़ देखो जिसे सुन के बच्चे ओपीडी में भर्ती हो जाते हैं, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत बार बार सुनते हैं, टीचर से जितनी बार सुनते हैं उतनी बार उन्हें लगता है क्या है भैया, क्या है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बड़ा ही मुश्किल है। मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, इनर्शिया तो याद है तुम्हें, न्यूटन्स लॉ। क्या है इनर्शिया? जैसी है वैसी रहना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वाह जी वाह, बिल्कुल। कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहना चाहती है ना। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे तुम भाई अपनी एग्जाम्पल से याद दिला देता हूँ। मान लीजिए आप बस में बैठे हैं, स्कूल बस में, अब स्कूल बस चल रही है, अब एकदम से ब्रेक लगा तो क्या होता है, आप आगे की तरफ हो जाते हो, और जो बच्चे खड़े होते हैं वो नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब बस चल रही होती है तो आपकी बॉडी भी रेस्ट में तो है, लेकिन चल तो उसी स्पीड से रही है ना। आपकी बॉडी बस की स्पीड से ही तो मूव कर रही है, ठीक है, लेकिन जैसी बस रुकी आपकी बॉडी तो लेकिन मूव कर रही थी, तो इसीलिए आपकी बॉडी आगे की तरफ मूव हो जाती है, क्योंकि वो तो मूव करते रहना चाहती है, वो मूव करते रहना चाहती है ना। तो यही होता है इनर्शिया। क्या होता है? इनर्शिया। तो अब ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है भाई? अभी तक हमने हर चीज में ये पढ़ा कि जो चीज लीनियर में थी जब उसको रोटेशन में ले गए तो उसका नाम चेंज हो गया। अब इनर्शिया वो क्या था लीनियर मोशन में,
अब यहाँ पर हमने एंगुलर मोशन की बात की, रोटेशन मोशन की बात कर रहे हैं, घूमने की बात कर रहे हैं। तो जब रोटेशन मोशन में कोई चीज घूमने से मना कर दे, रेस्ट में है भाई, रेस्ट में ही रहना चाहती है, घुमाते हुए वो नहीं घूमना चाहती, फिर भी घुमा दोगे आप, तो वहां पर क्या आता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। या रोटेशन में है और आपने एकदम से रोका तो भी क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे इनर्शिया अगर रोटेशन मोशन में आ जाए तो बस वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है। कितना आसान हो गया, अब तो मुश्किल नहीं है, अब तो बिल्कुल समझने में आसान हो गई ये बात। चलो भाई यही समझाना चाह रहा था। तो इसको हम आई से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है बेटा आई इक्वल्स टू मास ऑफ दैट पार्टिकल। अगर रोटेशन में आ जाए हाँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है, रोटेशन मोशन में हो जाएगा। पर बस इनर्शिया तो उसी स्टेट में रहना चाहता है ना। हाँ तो रोटेशन में रहना चाहता है, रोकोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मोशन में रहना चाह रहा है। हाँ, और अगर रुका हुआ है और तुम उसे रोटेट करो तो भी दिक्कत है। दोनों चीजें हो सकती है ना इसमें। इनर्शिया का मतलब क्या है, जिस पोजीशन में बॉडी है उसे वो मेंटेन करना चाहती है। अब यहाँ लीनियर तो मूव होगा नहीं, इस चैप्टर में कुछ भी लीनियर मूव नहीं हो रहा, सब रोटेशन में ही घूम रहा है। तो जब यहाँ रोटेशन में घुमाओगे तो यहाँ पर नॉर्मल इनर्शिया नहीं बोलेंगे, हम उसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ फॉर्मूला भी अलग होगा, क्यों, यहाँ कोई एक्सिस होगा, उस एक्सिस से वो जुड़ा हुआ होगा। एक्सियल डिस्टेंस की बात होती है यहाँ, क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें बताया किसी मास में अगर वेलोसिटी है तो मूवमेंट तो कर रहा है, लेकिन रोटेशन मोशन करने के लिए उसे एक्सिस से जुड़ा रहना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इनर्शिया मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज आर फ्रॉम द एक्सिस, बस तो ये आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब ये तुम देखो यहाँ पर क्या लिखा है, m1 r1 m2 r2 m3 r3, ये क्या है। तो मान लो कोई एक एक्सिस है, उसके अलोंग एक ये चक्री घूम रही है, तो यहाँ पर इसका कुछ वेट है, यहाँ पर इसका कुछ वेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ इसका कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ ज़्यादा वेट है तो ये थोड़ा झुक के घूमेगी इस तरफ को। तो बहुत सारी चीज़ों पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। उनमें से क्या चीज़ें हैं, जैसे कि मास ऑफ बॉडी का वजन क्या है। हाँ ठीक है, अगला मास डिस्ट्रीब्यूशन, कि मास किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बिल्कुल पास में है एक्सिस के या एक्सिस से दूर है। बात समझ में आ गई। जितनी एक्सिस के पास होगा उसे मूव करने में ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी या कम लगानी पड़ेगी, बताओ। जितना एक्सिस के पास होगा हाँ फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, है ना। बिल्कुल शुरुआती चैप्टर पढ़ा था कि जितनी पास होगा तो उतना ही ज्यादा फोर्स, और जितनी दूर होगा फोर्स कम लगानी पड़ेगी। तो मूवमेंट ऑफ हाँ बस सीधी सी बात है, टॉर्क ज्यादा हो जाएगी, हाँ इनर्शिया कम हो जाएगी, मूव करने में आसानी। और इनर्शिया का क्या मतलब है कि बॉडी रोके, रिस्ट्रिक्ट करे, मूव ना करे, उस स्टेट को होल्ड करने की कोशिश करे। तो होल्ड कहाँ करने की कोशिश करेगी, यहाँ करेगी या यहाँ करेगी, जहाँ डिस्टेंस कम होगा। बात समझ में आ गई। छेला साइज ऑन शेप पे भी डिपेंड करता है कि भाई जो चीज मूव कर रही है वो किस शेप की, किस साइज की है। ठीक है, अच्छा तुम एक बताओ, एक त्रिकोणी चीज है, ट्रायंगुलर चीज है, वो एक्सिस के अलोंग है, वो ज्यादा तेजी से मूव करेगी, या एक सर्कुलर चीज है पूरी गोल, वो ज्यादा तेजी से मूव करेगी। सर्कुलर। त्रिकोणी क्यों नहीं करेगी, क्योंकि वो तो सर्कुलर में ही बटा हुआ है, लेकिन जो उसकी शेप है वो हवा के साथ फ्रिक्शन करेगी ज्यादा। हाँ बस देखो, और एक्सिस ऑफ रोटेशन कितनी दूर है, कितनी पास है, इन सब चीजों पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। अब हम आगे के चैप्टर में, आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कैसे करते हैं, और इसी के साथ हम चैप्टर को, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तीनों चीज़ें मैंने तुम्हें पढ़ाई, ये तीनों चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं इन टॉपिक्स में। क्यों, क्योंकि उनको ये मुश्किल लगती हैं। इसलिए नहीं मुश्किल लगती कि मुश्किल है, इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि ठीक से समझाई नहीं जाती। बच्चे बेवकूफ़ नहीं होते, टीचर कई बार लापरवाही कर जाते हैं, या कई बार बच्चों के लेवल पर उतर कर नहीं पढ़ाते। ठीक है, पर कुछ टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लेवल पर आकर पढ़ाते हैं, पर कुछ टीचर सारे बच्चों के लेवल पे नहीं आते। इंटेलिजेंट बच्चों को तो समझ में आ जाता है, लेकिन जो मीडियोकर बच्चे होते हैं, उन बच्चों को समझने में जिनको समय लगता है, उनके लेवल पर नहीं पहुंच पाते। दैट इज इट, फिजिक्स इज नॉट टफ। चलो ठीक है, थैंक यू।